बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले को आजकल जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है काफिला हिजाज। आपने शुरू की एपिसोड अगर देखी है तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई दूसरी आम सी स्टोरी है, लेकिन ये कोई आम स्टोरी नहीं है। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की स्टोरी है और ये पूरी डिटेल के साथ एक स्टोरी बनाई गई है। आप इसको जब सुनेंगे देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हसन ने तुरज को कत्ल कर दिया और फिर हसन ने भागकर सहेल के हाथ से बाग छीन ली और घोड़े पर कूद पड़ा। घोड़े ने बदहवास होकर एक जस्त लगाई, लेकिन हसन ने पूरी कुव्वत से बाग खींचकर सहेल को अपने पीछे बिठा लिया। बस्ती के लोग चीखते चिल्लाते आगे बढ़े। किसी ने नेज़ा फेंका और हसन ने अपनी रान में दर्द की टीस महसूस की, लेकिन जख्म ज्यादा गहरा न था और नेज़ा जो जिल्द में पेवस्त होकर रह गया था घोड़े की चंद छलांगों के बाद नीचे गिर पड़ा। फिर एक तीर सहेल की पीठ में लगा और दूसरा हसन के कान से छूता हुआ गुजर गया, लेकिन इसके बाद वो बस्ती से बाहर खेतों में दाखिल हो चुके थे। हसन ने बुलंद आवाज में कहा, सहेल मेरे साथ मजबूती से चिमटे रहो। तुम ठीक हो ना? सहेल ने डूबती आवाज में जवाब दिया, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें, वरना थोड़ी देर में तुरज के आदमी चारों तरफ फैल जाएंगे। इस वक्त हमारे लिए दरिया के किनारे जंगल ज्यादा महफूज होगा, वहां हम झाड़ियों में छुप सकते हैं। हसन ने घोड़े को ईड़ लगाई और पूरी रफ्तार से भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो जंगल में दाखिल हो चुके थे। हसन ने अचानक महसूस किया कि इसकी कमर पर सहेल की गिरफ्त ढीली हो रही है। इसने रास्ते से जरा हटकर झाड़ियों की ओट में घोड़ा रोक लिया। सहेल ने सहमी आवाज में पूछा, क्या बात है भाईजान, आप रुक क्यों गए? हसन ने जवाब दिया, सहेल वो हमारा पीछा कर रहे हैं। इनके ताज़ा दम घोड़े हमें ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे। इस इलाके में सिर्फ कबाल की बस्ती है जहां तुम्हें पनाह मिल सकती है। गुज़श्ता रात इनका मेहमान था। ये घोड़ा मुझे उसी ने दिया था। मुझे यकीन है कि कबाल तुम्हारी हिफाजत करेगा। अगर तुरज के आदमियों ने तुम्हारा पीछा किया तो भी वो तुम्हें किसी महफूज जगह पर पहुंचा देगा। सहेल ने कर्ब अंगेज लहजे में कहा, भाईजान आपका मतलब है आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? नहीं, हसन ने जवाब दिया, ये थका हुआ घोड़ा अब सिर्फ तुम्हारा बोझ उठा सकता है। अगर तुम जंगल में रास्ता भूल जाओ तो घोड़े की बाग ढीली छोड़ देना। ये तुम्हें सीधा कबाद के घर ले जाएगा और वहां तुम्हें सिर्फ ये बताने की जरूरत पेश आएगी कि तुम मेरे भाई हो। मेरा तुर्किश तीरों से भरा हुआ है और मैं रात के वक्त तुरज के आदमियों को इस जंगल में रोक सकूंगा। अगर मैं इनमें से किसी का ताज़ा दम घोड़ा छीन सका तो भी मुझे तुम्हारे पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हसन ये कहकर घोड़े से उतरने लगा, लेकिन सहेल इसकी कमर के साथ लिपट कर चिल्लाया, नहीं भाईजान, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके बगैर जिंदा रहने के बजाय मैं आपके साथ रहकर मर जाना बेहतर समझूंगा। हसन ने कहा, सहेल बेवकूफ ना बनो, वो आ रहे हैं, मैं इनकी घोड़ों की टाप सुन रहा हूँ। लेकिन सहेल ने सिसकियां लेते हुए कहा, भाईजान आप मुझे यहाँ छोड़ दें और अपना तुर्किश और कमाल मेरे हवाले कर दें। मैं इन्हें आपका पीछा नहीं करने दूंगा और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो भी मुझे ये तसल्ली होगी कि आप जिंदा हैं और किसी न किसी दिन मेरी मदद को पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर पकड़े गए तो वो आपको एक लम्हा के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाईजान आपने तुरज को कत्ल किया है और तुरज हरमज का रिश्तेदार है। आप इस इलाके से जितनी दूर निकल जाएं इतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हसन ने इस्तराब की हालत में इसके दोनों हाथ पीछे झटक दिए और घोड़े से कूद कर खड़ा हो गया और घोड़े की बाग इसके हाथ में थमाने की कोशिश करते हुए बोला, सहेल मेरा कहा मानो, वक्त जाया ना करो। लेकिन सहेल घोड़े से कूद पड़ा और निढाल सा होकर जमीन पर बैठते हुए बोला, भाईजान मैं आपके बगैर नहीं जा सकता, मैं जख्मी हूँ, मेरे सर चकरा रहा है। हसन ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे जख्म से अभी तक खून बह रहा है, ठहरो मैं पट्टी बांधता हूँ। सहेल जल्दी से इसका हाथ पकड़कर अपने कंधे की तरफ ले गया। हसन के दिल पर एक चरका सा लगा। एक लम्हे के लिए इसकी कुव्वत एक गोयाई सलब होकर रह गई। फिर इसने बुराई आवाज में पूछा, सहेल ये तीर तुम्हें कब लगा? तुमने मुझे पहले क्यों न बताया? सहेल ने जवाब देने के बजाय अपनी गर्दन झुका दी। हसन ने अपनी कबा का एक टुकड़ा फाड़ने के बाद उंगलियों से जख्मी हिस्से का मुआयना किया और तीर से फल से जख्म की गहराई का अंदाजा करने के बाद कदरे मुतमईन होकर एक हाथ से सहेल का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से तीर निकालकर एक तरफ फेंक दिया। एक हल्की सी चीख कमसिन लड़के के होंठों पर आकर रुक गई। जब हसन जख्म पर फाहा रखने के बाद पट्टी बांध रहा था तो घोड़ों की टाप और सवारों की चीखों पुकार साफ सुनाई दे रही थी और जब वो इसके कंधे के जख्म से फारिग होकर सर पर पट्टी बांध रहा था तो सवार आगे जा चुके थे। इसके बाद हसन को पहली बार अपने जख्म का एहसास हुआ। इसने कबा से एक और टुकड़ा फाड़कर इन पर
पट्टी बांधी और फिर इधर उधर देखने के बाद सहेल को ज़मीन से उठाया और घोड़े की पीठ पर बिठाते हुए कहा, सहेल, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर हम किसी जगह दुश्मन के घेरे में आ जाएं तो तुम मेरा साथ देने पर इसरार नहीं करोगे। लेकिन भाईजान, आप भी तो जख्मी हैं। मेरा जख्म एक खराश से ज़्यादा नहीं है। हसन ने यह कहकर घोड़े की बाग पकड़ ली। अब वो इत्मीनान से जंगल अबूर कर रहे थे। दरिया की तरफ से कबाद के आदमियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद हसन ने महसूस किया कि वो दरिया का किनारा छोड़कर जंगल में फैल गए हैं। वो घनी झाड़ियों के दरमियान रुक गया। सहेल ने आहिस्ता से कहा, वो इस तरफ आ रहे हैं। मुझे मालूम है, तुम खामोश रहो। ये कहकर हसन ने घोड़े की बाग सहेल के हाथ में थमा दी। थोड़ी देर सकंडों और घनी झाड़ियों के पीछे सवारों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक सवार अपने साथियों से कह रहा था, भाई वापस चलो, मुझे यकीन है वो इस तरफ नहीं आया होगा। फिर तुरज को इसके घर के सामने कत्ल करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। दूसरा बोला, भाई अगर वो इस जंगल में छुपा हुआ है तो हमें भी यही दुआ करनी चाहिए कि हम कहीं अचानक इसके तीरों की जद में ना आ जाएं। रात के वक्त ऐसी जगह में 2-4 आदमियों को मौत के घाट उतारने से पहले वो काबू में नहीं आएगा। लेकिन वो था कौन? तीसरे ने कहा, वो अगर शहजादा नहीं था तो भी किसी बड़े खानदान का आदमी ज़रूर होगा। अपनी शक्ल और अपने लिबास से वो एक रईस मालूम होता था। एक और आवाज़ सुनाई दी, काश हमें मालूम होता कि वो कौन है। सूरज मर चुका है और हम मुसीबत में फंस गए हैं। अगर हमने इसे गिरफ्तार ना किया तो मुझे डर है कि हरमज़ हमारी खालें उतरवा देगा। फिर अगर वो हमारे साथ लड़ता हुआ मारा गया और बाद में ये मालूम हुआ कि वो किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था तो हरमज़ के सिपाही हमें बाल बच्चों समेत हलाक कर डालेंगे। एक और बोला, मुझे यकीन है कि वो कबाद का कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा। सूरज ने कबाद के साथ जो सलूक किया था इसका यही नतीजा हो सकता था। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसे एक अरब लड़के के साथ क्या दिलचस्पी। दूसरे ने जवाब दिया, इसे सूरज को कत्ल करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत थी। कबाद या इसके बेटे ने ईरान के दरबार में सूरज के मज़ालिम की शिकायत की होगी। वहाँ से किसी बड़े अहलकार को तहकीकात के लिए भेजा गया होगा। तुम्हें मालूम नहीं कि कबाद के बड़े बेटे की तरह सहेल का भाई भी ईरान की फ़ौज में मुलाजिम था। जंग के बाद दोनों वापस नहीं आए। मुझे मालूम है और मैंने ये भी सुना था कि वो आर्मी की जंग में मारे गए थे। अब कबाद ने यकीनन शहंशाह के पास ये शिकायत की होगी कि सूरज ने ईरान के एक वफादार सिपाही के ख़ानदान पर जुल्म किया है। मुझे तो ये भी डर है कि सूरज के बाद कहीं हरमज़ की शामत ना आ जाए। भाई मेरा मशवरा यही है कि हम यहाँ से निकलकर फिर दरिया के किनारे चले जाएं और बाकी रात वहीं गुजारें। फिर अगर हरमज़ ने जवाब तलबी की तो हम ये कह सकेंगे कि हमने जंगल का कोना कोना छान मारा है। पता नहीं हमारे दूसरे साथी किधर निकल गए हैं। दूसरे ने जवाब दिया, तुम यहाँ से निकलो और इनकी फिक्र ना करो। इनमें से कोई इस वक्त इस जंगल में घुसना पसंद नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद ये लोग वापस जा रहे थे। हसन ने इत्मीनान का सांस लिया और सहेल के हाथ से घोड़े की बाग पकड़कर चल पड़ा। सहेल की गर्दन झुकी हुई थी और इसने दोनों हाथों से काठी का हन्ना पकड़ रखा था। कुछ देर बाद वो कराहने लगा। हसन ने मुड़कर देखा, वो कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ लुढ़क रहा था। हसन ने इसका बाजू पकड़कर हिलाया तो वो जरा सा सीधा होकर बैठ गया, लेकिन चंद कदम और चलने के बाद फिर अपनी गर्दन छोड़ दी। हसन घोड़ा रोककर इसके पीछे सवार हो गया। हसन ने कबाद के महल की ड्योढ़ी पर दस्तक दी तो आधी रात का चांद नमूदार हो चुका था। अंदर से भौंकते हुए कुत्ते बंद दरवाजे पर पंजे मारने और सोए हुए नौकर एक दूसरे को जगाने लगे। फिर काउस की आवाज़ सुनाई दी, कौन हो? हसन ने घुटी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं हसन हूँ, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। काउस दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकला और बोला, आका आपके मुतालिक बहुत फिक्रमंद थे। कल आपकी रवानगी से थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपको रास्ता में रोकने की कोशिश करूँ। मैं आपकी बस्ती में पहुँचा लेकिन आप वहाँ से जा चुके थे। अक्का का ख्याल था कि आप सीधे यहाँ आएंगे। वो बहुत परेशान थे। आप कहाँ थे और ये कौन है? हसन ने ड्योढ़ी के अंदर दाखिल होकर जवाब दिया, ये मेरा भाई है, तुम इसे सहारा दो, ये जख्मी है। काउस ने आगे बढ़कर सहेल को सहारा दिया और हसन ने नीचे उतरकर इसे अपने बाजुओं में उठाते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करो, कुत्तों को खामोश करवाओ और अपने आका को इतला दो कि हम इनकी पनाह में हैं। काउस ने जवाब दिया, इन्हें इतला देने की ज़रूरत नहीं, वो रात को सोते वक्त भी आपके मुतालिक पूछते थे। हसन कुछ कहे बगैर इसके पीछे हो लिया। सहन को अबूर करने के बाद जब वो रिहायशी मकान के सामने बुलंद चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो इसे माँ बानो की आवाज़ सुनाई दी, क्या है काउस? काउस ने जवाब दिया, बेटी हसन आ गया है। माँ बानो ने आगे बढ़कर सहमी हुई आवाज़ में सवाल किया, आप कहाँ थे और ये कौन है? हसन ने जवाब दिया, ये मेरा भाई है और ये ज़ख्मी है। माँ बानो कुछ और कहे बगैर उनके आगे आगे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद हसन सहेल को
मकान के एक कमरे में बिस्तर पर लिटा रहा था और माँ बानो अपने 2 नौकरों और खादमों के साथ इसके करीब खड़ी थी। कबाद लाठी टेकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ, ये कौन है? इसने सेहल की तरफ देखते हुए सवाल किया। हसन ने जवाब दिया, ये मेरा भाई है, मैं सूरज को कत्ल कर चुका हूँ, इसके आदमी हमें तलाश कर रहे हैं। अगर सेहल जख्मी ना होता तो मैं आपको परेशान ना करता, लेकिन इस वक्त हमारे लिए आपके घर के सिवा कोई और जायपनाह ना थी। कबाद ने एक नौकर की तरफ देखा। तुम जाओ और नौकरों से कहो कि वो दरवाज़ा बंद रखें और बाहर के किसी आदमी से उनका जिक्र ना करें नौकर चला गया। कबाद ने बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर बैठते हुए सेहल की तरफ देखा और माँ बानो से कहा, बेटी इसके जख्मों से खून रिस रहा है, नई पट्टियां बांध दो। खादमा भागकर दूसरे कमरे से मरहम पट्टी का सामान ले आई। माँ बानो ने जल्दी से सेहल की खून आलूद पट्टियां खोली और फिर जख्मों पर दवाई छिड़कने के बाद नई पट्टियां बांध दी। सेहल ने कराहते हुए पानी मांगा। हसन ने सेहल को सहारा देकर पानी के चंद घूंट पिला दिए। वो कुछ देर आंखें खोलकर अपने तीमारदारों की तरफ देखता रहा और फिर इसने आंखें बंद कर ली। कबाद ने माँ बानो से कहा, बेटी तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। हसन बोला, नहीं जनाब, इस वक्त तकल्लुफ ना कीजिए, मुझे भूख नहीं है। कबाद ने माँ बानो की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, बेटी तुम इनके लिए दूध ले आओ। माँ बानो खादमा के साथ कमरे से बाहर निकल गई और कबाद ने दोबारा हसन की तरफ देखते हुए कहा, हसन बैठ जाओ, अगर तुम्हारे लिबास पर तुम्हारे भाई का खून नहीं है तो मैं तुम्हारे जख्म देखना चाहता हूँ। हसन ने कबाद के करीब दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जनाब ये मेरा जख्म मामूली है, आप इसकी फिक्र ना करें। तुम्हारा चेहरा जर्द हो रहा है और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारा खून अभी तक बंद नहीं हुआ। हसन ने अपनी रान से कपड़ा सिरका दिया और खून आलूद पट्टी खोल दी। कबाद ने सफूफ छिड़कने के बाद पट्टी बांधते हुए कहा, ये जख्म इतना मामूली नहीं है, तुम्हें चंद दिन चलने फिरने से परहेज करना पड़ेगा। तुम अपने गांव से तुरज के गांव चले गए थे? हाँ, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश न की। मेरा ख्याल था कि माँ बानो तुम्हें रुखसत करने से पहले तमाम हालात से खबरदार कर देगी, लेकिन मेरी तरह उसे भी हौसला ना हुआ। फिर हमने काउस को तुम्हारे पीछे रवाना किया, लेकिन इसने वापस आकर ये इतला दी कि तुम अपने गांव से कहीं जा चुके हो। गांव के लोगों ने इसे बताया था कि तुम सूरज से इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारी सिपाहियाना तरबियत से हमें ये तवक्को थी कि तुम अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालोगे। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम हमें भी अपना दुश्मन ख्याल करते होगे। अगर मैं आपको दुश्मन समझता तो यहाँ पनाह लेने के लिए ना आता। तुम इतनी मुद्दत के बाद वापस आए थे, और अगर मेरे दिल में जहांदाद के दोस्त के लिए कोई शफकत ना होती तो भी मुझे फौरन ऐसी खबर सुनाने का हौसला ना होता। थोड़ी देर कबल मैं अपने बिस्तर पर लेटा ये सोच रहा था, शायद तुम कहीं दूर जा चुके हो और मैं दोबारा तुम्हें नहीं देख सकूंगा। अब अगर सूरज के आदमियों ने मेरे घर तक तुम्हारा पीछा नहीं किया तो फिलहाल तुम्हें खतरा नहीं है। ताहम एहतियात लाजमी है। जब तक सारे खतरात दूर नहीं हो जाते तुम्हें इस मकान के नीचे एक तह खाने में रहना पड़ेगा। मकान के पीछे दरिया तक घना जंगल फैला हुआ है और खतरे के वक्त तुम एक सुरंग के रास्ते जंगल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारा भाई शायद चंद दिन तक चलने फिरने के काबिल ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई खतरा पेश आया तो मैं मरते दम तक इसकी हिफाजत करूँगा। अब मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। हसन ने कहा, मैंने अपनी बस्ती से निकलते वक्त यह अहद किया था कि मैं आज शाम से पहले सूरज को कत्ल कर दूंगा, और मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जब मैं अपना अहद पूरा कर रहा था तो सूरज गुरूब हो चुका था। अगर सहेल जख्मी ना होता तो मैं यहाँ आने के बजाय बहरीन में अपने मामू के घर का रुख करता। अब मैं आपके लिए नई मुसीबतें ले आया हूँ। सूरज के आदमी मुझे तलाश कर रहे हैं और सुबह तक हरमज की फौज इस इलाके का कोना कोना छान मारेगी। अब अगर आप सहेल की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं, मैं अपनी जान की खातिर आपके लिए नए खतरात पैदा करने की कोशिश नहीं करूँगा। कबाद ने जवाब दिया, मेरी माँ एक अरब थी और मैंने मेहमान नवाजी की आदाब इससे सीखे हैं। मौजूदा हालात में मेरा घर तुम्हारे लिए इस इलाके की बस्तियों और सहराओं से कहीं ज़्यादा महफूज है। मैं तुमसे इस बात का वादा लेना चाहता हूँ कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करोगे। माँ बानो और बूढ़ी खादमा दूध के प्याले उठाए हुए कमरे में दाखिल हुई। माँ बानो ने आगे बढ़कर अपना प्याला हसन को पेश किया। हसन ने एहसानमंदी के साथ प्याला पकड़ लिया। माँ बानो सहेल की तरफ मुतवज्जा हुई और इसके गर्दन के नीचे हाथ देकर इसे उठाने की कोशिश करने लगी। सहेल ने कराहते हुए आंखें खोली, फिर बदहवास सा होकर इधर उधर देखने लगा। खादमा ने आगे बढ़कर दूध का प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। सहेल ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए प्याला पकड़ लिया और चंद घूंट पीने के बाद आंखें बंद कर ली।
माँ बानो इसका सर तकिए पर रखकर उठी और परेशानी की हालत में अपने बाप की तरफ देखने लगी। कबाब ने कुर्सी छोड़ते हुए कहा, हसन अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, अपने भाई को यहीं रहने दो, अगर कोई ख़तरा पेश आया तो हम इसे तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। हसन उठकर इसके पीछे हो लिया। काउस हाथ से मशल उठाए इनकी रहनुमाई कर रहा था। सीढ़ियां अबूर करने के बाद वो निचली मंजिल की एक कोठरी में दाखिल हुए। वहाँ एक फटा पुराना कालीन बिछा हुआ था और एक उम्र रसीदा नौकर दीवार से टेक लगाए हुए बैठा था। इसके सामने दूसरी दीवार के साथ लकड़ी का एक बड़ा संदूक पड़ा हुआ था। नौकर उठकर खड़ा हो गया और कबाब ने इस हसन की तरफ मुतवज्जह होकर पूछा, तुम इस कोठरी के आगे कोई खुफिया रास्ता देख सकते? हसन ने इधर उधर देखने के बाद जवाब दिया, बाहर तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कबाब ने नौकर को इशारा किया। नौकर ने आगे बढ़कर संदूक एक तरफ धकेल दिया और फिर नीचे से लकड़ी का तख्ता उठा दिया। अब हसन को संदूक वाली जगह एक तंग रास्ता दिखाई दे रहा था। कबाब ने अपने नौकरों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, तुम इन्हें तय खाने में ले जाओ और वहां से ऊपर आने या बाहर निकलने का तरीका समझा दो। कबाब कोठरी से बाहर निकल गया और हसन काउस और दूसरे नौकर के पीछे एक तंग सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक कुशादा कमरे में खड़ा था जहां दो साफ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे। ताकचे में एक चिराग जल रहा था। काउस ने चिराग उठाकर फर्श पर रख दिया और दूसरे नौकर से कहा, तुम इन्हें सुरंग का दरवाजा खोल कर दिखाओ। नौकर ने ताकचे में हाथ डालकर एक रस्सा निकाला और इसे दोनों हाथों से पकड़कर नीचे खींचने लगा। दीवार में हल्की सी गिड़गिड़ाहट पैदा हुई और ताकचे के नीचे से एक सील आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसकने लगी। थोड़ी देर बाद दीवार में एक काबिले गुजर शिगाफ नजर आने लगा। नौकर ने रस्सा फर्श के करीब एक आहनी मेह के साथ लपेट दिया और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हसन की तरफ देखा। काउस ने कहा, आप इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं। ये सुरंग जंगल की तरफ एक पुराने मकान के खंडर के सामने जाकर निकलती है। हसन ने कहा, मुझे याद है एक दफा मैंने हिरन का शिकार करते हुए इस मकान के पिछवाड़े एक शिकस्ता मकान देखा था। काउस बोला, लेकिन बाहर से आपको इस सुरंग का दरवाजा नजर नहीं आएगा, वो हमेशा बंद रहता है और इसके सामने जंगली बेलें उगी हुई हैं। जरूरत के वक्त आप सुरंग से बाहर एक घोड़ा मौजूद पाएंगे। अगर हम में से किसी को बुलाना हो तो आप ऊपर जाकर लकड़ी के तख्ते पर हाथ मारें। फिर अगर ऊपर से कोई जवाब ना आए तो ये समझ लें कि वहाँ कोई खतरा है। हसन ने दीवार के शिगाफ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और इसे बंद करने का क्या तरीका है? काउस ने मुस्कुराकर दूसरे नौकर को इशारा किया और इसने आगे बढ़कर आहनी मेख के साथ लिपटा हुआ रस्सा खोल दिया। जब सील अपनी जगह पर आ गई तो इसने रस्से का सिरा ताकचे के अंदर ठूंस दिया और चिराग उठाकर ताकचे में रख दिया। फिर ये दोनों नौकर ऊपर चले गए। हसन बिस्तर पर लेट गया, लेकिन थकावट से निढाल होने के बावजूद इसे देर तक नींद न आई। इस कोठरी से बाहर इसके माजी की तमाम यादें और मुस्तकबिल के तस्वुरात एक अंधोनाक हाल की तारीकियों में भटक रहे थे और इसके सीने में जुल्म की अंधी और बहरी कुव्वतों के खिलाफ एक खामोश फरियाद थी। एक लम्हे के लिए करवटें बदलने के बाद इसे नींद आ गई और एहसास की तलखियां सपनों में तब्दील होने लगी। कभी वो अपनी बस्ती का तवाफ कर रहा था और कभी जंग के मैदान में घोड़ा दौड़ा रहा था। फिर कोई भयानक मंजर देखने के बाद इन सपनों का तसलसल टूट जाता, लेकिन कुछ देर करवटें बदलने के बाद इसे फिर नींद आ जाती और वह सपनों की नई वादियों में खो जाता। इसका आखिरी ख्वाब बहुत तवील था, लेकिन बेदार होने के बाद वो ये महसूस कर रहा था कि कई बेरबत वाक़यात इसके जहन में गुटमुट हो गए थे। इसकी नींद पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो उठने और आंखें खोलकर इधर उधर देखने के बजाय देर तक अपने ख्वाब के मुतालिक सोच रहा था और ख्वाब के टुकड़ों को जोड़ रहा था। बार बार अपने हाफजे पर जोर देने के बाद इसे सिर्फ इतना याद आ सका कि वो रोमियो की कैद से फरार होने के बाद जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में भाग रहा था। कई आदमी इसका पीछा कर रहे थे। फिर एक दरिया अबूर करने के बाद वो ये देख रहा था कि इसका ताक़ुब करने वाले वापस जा रहे हैं। इसने देखा था कि डाकू इसकी बस्ती पर हमला कर देते हैं और इसके बाप, भाई और बहन को कत्ल कर देते हैं। वो चंद आदमियों को कत्ल करने के बाद भागता है, लेकिन बस्ती से बाहर डाकुओं का एक और गिरोह इसका रास्ता रोक लेता है। वो जख्मी होकर गिर पड़ता है और डाकू इसे दरिया की तरफ ले जाते हैं। फिर वो एक आलीशान महल के सामने एक खुले मैदान में खड़ा है और डाकुओं की बजाय ईरानी सिपाहियों का एक हजूम इसके गिर्द जमा हो रहा है। एक देवकामत जलाद बर्छा उठाए हुए इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो भाग निकलता है। सिपाही शोर मचाते हुए इसका पीछा करते हैं। महल में पनाह लेने की कोशिश करता है। वहां सोने के तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी नजर आती है।
उसके सर पर हीरों का ताज जगमगा रहा है। सिपाही नंगी तलवारें लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शहजादी अपना हाथ बुलंद करती है। वो रुक जाते हैं। जलाद आगे बढ़कर कहता है, शहजादी इसे पनाह ना दीजिए, ये ईरान का बागी है, इसने तुरज को कत्ल किया है। फिर एक सफ़ेद पोश रेश आदमी जो तख्त के करीब खड़ा है आगे बढ़कर शहजादी के कान में कुछ कहता है और वो सर हिलाकर जलाद से मुखातिब होती है, तुम गलत कहते हो, ये ईरान का बागी नहीं है, इसे जाने दो। हसन इस ख्वाब को कुदरत का एक मजाक समझता है। ताहम वो ये महसूस कर रहा था कि काश ये ख्वाब इतनी जल्दी ख़त्म ना होता। सीढ़ियों पर पाँव की आवाज़ सुनकर इसने आंखें खोल दी और अचानक ऐसा महसूस किया कि इसके सामने सपने की शहजादी जवाहरात और ताज के बगैर इसके सामने खड़ी है। माँ बानो ने कहा, आप बहुत देर तक सोए हैं, मैं 3 बार आई हूँ और अब दोपहर होने वाली है। मेरा भाई कैसा है? हसन ने उठकर बैठते हुए सवाल किया। माँ बानो ने जवाब दिया, आपका भाई आपके करीब सो रहा है, सुबह होते ही हमने इसे यहाँ पहुँचा दिया था, लेकिन आप गहरी नींद सो रहे थे। हसन ने दूसरे बिस्तर की तरफ देखा और सेहर की पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा, इसे तो बुखार है। माँ बानो ने जवाब दिया, फिक्र ना करें, अब्बा जान कहते थे ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुरज के आदमी इस तरफ आए थे? नहीं, वो अभी तक इस तरफ नहीं आए। हमने आपके भाई को एहतियातन यहाँ भेज दिया था। काऊ सीढ़ियों से नमदार हुआ और कपड़ों का एक जोड़ा हसन के बिस्तर पर रखने के बाद एक तरफ खड़ा हो गया। माँ बानो ने कहा, आप कपड़े बदल लें, फिर काऊ साहब को ऊपर ले जाएगा। हसन ने पूछा, आपको यकीन है कि मेरे ऊपर आने से आपको कोई खतरा नहीं? नहीं, अभी कोई खतरा नहीं, और अगर हो तो भी आपको यहाँ वापस आने में देर नहीं लगेगी। हसन ने कहा, लेकिन सेहल ऊपर नहीं जा सकेगा, इसे ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है। जब ये बेदार होगा तो इसे यहीं खाना पहुंचा दिया जाएगा। सेहल ने यहाँ आने से पहले कुछ नाश्ता कर लिया था, लेकिन आपको भूख होगी। माँ बानो ये कहकर ऊपर चली गई। काउस ने कहा, आप इत्मीनान से लिबास तब्दील कर लें, इसके बाद अगर आप खुली हवा में घूमना चाहें तो मैं अभी वापस आकर आपको सुरंग के रास्ते बाहर ले जाऊंगा। इतनी देर में आपका खाना तैयार हो जाएगा। काउस ऊपर चला गया। लोगों, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबी स्टोरी हो गई है, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।